Morning, all of you. So, we are moving ahead with our next chapter of biology, that is sexual reproduction in flowering plants. So, as our board exams are very close, so children buck up and revise all the things periodically so that you can get good marks in your boards. Okay, and here I am choosing the NCERT book only so that it will be easy for you all to relate the topics as for boards exam and for the boards point of view. NCERT is the main a source where you can get, if you have read the NCERT 2-3 times, then there will be no doubt that you will get the good marks. Okay, so let's start it with our chapter. Moving ahead, yes, as we not lucky that plants reproduce sexually, the myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we soon over, the rich color that attract us, all are there as an aid to sexual reproduction. जितने भी plants हमारे जो present है environment में, उनके सब के जो जिन्हें हम देखते हैं उनकी सबकी एक scent है, एक perfume है, और एक मतलब एक सिमिलर सी परफ्यूम्स प्रोवाइड कराते हैं वो, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, फिर उसके बाद वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर करता है. फ्लावर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते केवल वो अपने ओन सेल्फिशनेस के लिए, वो जो है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ओके, फ्लावर्स आर व्हाट, दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनकी वजह से पहले पॉलिनेशन होता है जो कि इंसेक्ट्स कराते हैं, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न हो रहा है. ओके, सो इसके बाद उनका अपना अपना इन्फ्लोरेसेंस होता है. इन्फ्लोरेसेंस मतलब जैसा उनका डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है. फिर इस चैप्टर में हम आगे जो फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस द टाइम इमेमोरियल. ह्यूमन बींग्स का एक बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ बहुत टाइम से. फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़. फ्लावर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी एक अपनी वैल्यू है, जैसे सोशल वैल्यू भी हो सकती है, रिलीजियस वैल्यू, जैसे मतलब हम लोग जब पूजा वगैरह करते हैं उसमें भी हम लोग फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, और एक कल्चरल वैल्यू है, कल्चर में उसको यूज़ करते हैं. ऑर्नामेंटल यानी कि डेकोरेटिव पर्पस से भी उसको यूज़ करते हैं. वो एक सिंबल है ह्यूमन फीलिंग्स को दिखाने के लिए, दैट इज़ लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एंड लिस्ट एटलीस्ट. ओके, नाउ मूविंग अहेड. Yes, this is the whole structure of flower. You can see it. The base of this portion, yes, this portion is also called receptacle. ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारे जो हमारा फ्लावर के पार्ट्स हैं इसको होल्ड करके रखता है. ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा ये वाला पार्ट, सेपल. सेपल एक ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनिशियल स्टेजेस में हमारे प्लांट की बड की हेल्प करता है. जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब एक बड बनती है फ्लावर की तो वो इस शेप में होती है. तो ये सेपल्स क्या करते हैं, इसके चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करते हैं इसके इनिशियल स्टेजेस में. फिर आता है हमारा पेटल्स आते हैं. ये पेटल्स क्या है, ये सेंटेड ऑर्गन है, कलरफुल ऑर्गन है जो कि इंसेक्ट को पॉलिनेट कराते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे मेल और फीमेल, ये इनको प्रोटेक्ट करता है बाहर के साइड से. ओके, फिर अंदर आता है हमारा एंथर. एंथर ये हो गया हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, और जो नीचे ये जो लंबा सा स्टिक सा पॉइंट जा रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट. ओके, फिर आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये जो मिडल पोर्शन है इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, जिसको कार्पल बोला जाता है. क्या बोला जाता है, कार्पल. ओके, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. स्टिग्मा, ये जो अपर पोर्शन है दिख रहा है अगर आपको, लेट मी रेज दिस. यस, ये जो अपर पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो यहाँ पे एंथर से आके यहाँ पे जो है वो लैंड करते हैं. ओके, फिर उसके बाद ये एक सरफेस, लैंडिंग सरफेस की तरह काम करता है. उसके बाद ये यहाँ से ये जो स्टाइल है, ये जो लंबा सा पोर्शन आपको दिख रहा है इसको स्टाइल बोलते हैं. फिर ये हमारी ओवरी है जहाँ पे आके हमारे दोनों मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं. आई होप दिस वन इज़ क्लियर. नाउ मूविंग अहेड, हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे. यस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या है और इवेंट्स क्या क्या हैं. मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस. बहुत टाइम पहले जब एक एक्चुअल फ्लावर हमें दिखता है उससे पहले भी बहुत से इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं एक प्लांट में, जिसकी वजह से अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होता है एक फ्लोरल प्रिमोर्डिया में. व्हाट इज फ्लोरल प्रिमोर्डिया मतलब एक फ्लोरल स्टेम अगर हम देखें उसमें बहुत से चेंजेस आते हैं फ्लावर बनने से पहले. जैसे पहले वो बड बनेगा इनिशियल स्टेजेस में, फिर वो जाके धीरे धीरे वो
फ्लावर के फॉर्म में आएगा. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स. फिर इन्फ्लोरेसेंस बनता है जिसमें फ्लोरल बर्ड्स आते हैं. इन्फ्लोरेसेंस मतलब किस टाइप का उसका फ्लोरल स्ट्रक्चर होगा. ओके, फिर उसका फ्लावर बनता है. अब फ्लावर जो है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे हमने पढ़ा है, मेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन. ओके, जो इस तरीके से होता है. फीमेल स्ट्रक्चर जो इस तरीके से होता है. माई ड्राइंग इज नॉट दैट गुड. ओके, सो इसको हम, जो मेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं. ओके, और जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम. तो ये दोनों अलग अलग हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. स्टेमन और कार्पल भी बोला जाता है इनको. नाउ मूविंग अहेड. यस, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन. अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे. स्टेमन क्या है? शोज द टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन. एक स्टेमन के अगर हम पार्ट्स देखें, जैसा अभी हमने पढ़ा था, तो ये यहाँ पे एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये जो लंबा सा सिलेंड्रिकल चीज़ दिख रही है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, स्टॉक जो होती है. ओके, और ये टर्मिनली, और जो ऊपर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, ये मतलब 2 लोब्स प्रेजेंट है इसमें इस तरीके से. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एंथर. जो इसका एंड है फिलामेंट का वो अटैच रहता है थैलेमस से, मतलब फ्लावर का जो बेस है वहाँ पे एंड रहता है, या पेटल से फ्लावर के. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. और फ्लावर डिफरेंट स्पीशीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जिनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं. अगर हम कलेक्ट करें अलग अलग 10 फ्लावर्स, तो हमें क्या मिलेगा कि हर एक फ्लावर का जो स्टेमन की जो लेंथ है उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ डिफ्रेंशिएट होगा आपस में एक सबसे. ओके, सो तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है हर एक फ्लावर में. जैसे हम लोग ह्यूमंस में क्या है, हर एक इंसान अलग अलग है, उसी तरीके से फ्लावर्स में भी हर एक फ्लावर अलग अलग होता है. सो वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्पोर्स. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये वाला, ये हमारे पोलन ग्रेन्स हैं. इसके अंदर पोलन सैक से जो टर्मिनेट हो रहे हैं. तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का अगर हम एंथर देखें तो वो बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से. ओके, तो यहाँ पे 2 थिका होते हैं. ये जो 2 थिका है, ये एक है, एक ये है. ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं 2 थिका हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम डायथिकस. ओके, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो लेंथ वाइज सेपरेट करती है एक थिका को. ये ग्रूव दिख रही है, ये दोनों थिका को सेपरेट करती है. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ही दिया हुआ है. तो एक बाइलोब नेचर जो है एंथर का वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है. ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें तो जो एंथर है वो 4 साइडेड होता है. टेट्रागोनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. ओके, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देख सकते हैं आप यहाँ पे, 1, 2, 3 एंड 4. ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारे पोलन सैक्स, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल. टेट्रा मतलब 4. ओके, सो मूविंग अहेड. Microsporangia, structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. ओके, तो 2 each lobe में ये प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है. अब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है फर्दर और बन जाता है पोलन सैक. मतलब पहले था हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया से हमारा पोलन सैक बन जाएगा. उसके अंदर क्या है? अब पोलन ग्रेन्स बहुत सारे स्टोर्स हैं. ओके, इसके बाद जो एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन है इसका, वो पैक रहता है पोलन ग्रेन से. ये चीज़ जो है वो पूरी अंदर पोलन ग्रेन इसके फिल्ड रहते हैं. अब हम स्ट्रक्चर देखिए अगर माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो वो कैसा होता है. इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें एक माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो वो सर्कुलर होता है आउटलाइन में इस तरीके का. ओके, तो जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स. इसमें 4 लेयर्स होती हैं इस तरीके से. ओके, पहली सबसे बाहर वाली जो हो गई हमारी एपिडर्मिस हो गई. फिर उसके बाद अंदर वाली होती है एंडोथीसियम. फिर उसके बाद हमारी आती है मिडिल लेयर. फिर उसके बाद आती है टैप्टम. ओके, टैप्टम जो है इनर लेयर होती है. तो ये चीज़ हम काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं. टैप्टम मेन जो है क्या प्रोवाइड कर रही है? टैप्टम जो है मेन नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है. जब हमारा पोलन ग्रेन एक छोटे से बड़ा होता है तो मेन काम टैप्टम का होता है कि वो एक पोलन ग्रेन को नरिश करती है, उसको ग्रो कराने में हेल्प करती है एक छोटे से बड़े पोलन ग्रेन में. ओके, तो जो इनर मोस्ट वॉल जो है हमारी, उसको हम बोलते हैं टैप्टम. ये नरिश कर रही है पोलन ग्रेन्स को ताकि वो डेवलप हो पाएँ. जो सेल्स है टैप्टम के वो बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब बहुत डीप साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और मोर देन 1 न्यूक्लियस, और टैप्टम के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, आई होप यू ऑल रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया. यहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम,
फिर मिडिल लेयर, फिर सबसे अंदर वाली जो होती है वो टैप्टम होती है। टैप्टम का मेन फंक्शन क्या है कि ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है या नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। ओके, ये बहुत डेंस होती है, डेंस साइटोप्लाज्म में होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। नाउ मूविंग अहेड, जब एक एंथर यंग है तो बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं होमोजेनस सेल्स के, मतलब बहुत सारे सेल्स यहाँ पे अरेंज रहते हैं एक उसके अंदर एंथर के अंदर। ओके, जिन सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, लेट मी क्लियर दिस, यस, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सारे सेल्स हैं ये इस तरीके के ओके, एंथर के, जो कि एक टिश्यू बना लेते हैं, जिस पूरे इसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके, जो कि क्या है, सेंटर में जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप यू ऑल गेट दिस टॉपिक। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो जैसे ही एक एंथर डेवलप होता है, जैसे ही एंथर बड़ा होता है, तो जो सेल्स है ये स्पोरोजेनस टिश्यू के, ये वाले जो सेल्स होते हैं ये मियोटिक डिवीजन करते हैं। रिमेंबर दिस, मियोटिक डिवीजन करते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड का, इस पूरे हमारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, यहाँ पे एक एंथर जो है उसके जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं वो मियोटिक डिवीजन करते हैं और एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेते हैं। टेट्राड मतलब 4 उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, नाउ मूविंग अहेड, yes, moving ahead, this figure that is A, ये जो फर्स्ट फिगर जो हमारा दिख रहा है ये एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का है। यहाँ पे देखिए 4 लेयर्स जो प्रेजेंट हैं, अंदर बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, ओह आई एम सॉरी, फिर मिडिल लेयर, फिर उसके बाद हमारी टैप्टम। ओके, टैप्टम का मेन फंक्शन क्या है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करा रही है हमारे ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स को। हेयर ऑन द बी फिगर यू कैन ईजिली सी जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हैं हमारे वो ईजिली कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे किसमें, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड में, मियोटिक डिवीजन करके। ओके, सो यू कैन इजीली सी हेयर स्पोरोजेनस टिश्यूज का क्या रोल है, ये मेजरली मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेते हैं। ओके, हेयर इट इज़ द 3D व्यू, अ मैच्योर डेसिस्ड एंथर, ये यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। तो ये जो यहाँ पे जो ईच सेल है माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू का, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके, और ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो नया माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है उसके अंदर उसका जो ईच वन सिंगल होता है उसको हम बोलते हैं पॉलन या तो फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, या MMC भी इसको बोला जाता है। तो ये जो फॉर्मेशन है जब एक माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन ग्रेन मदर सेल या पॉलन मदर सेल जो बनता है मियोसिस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर्स का, रिमेंबर दिस, जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, इट इज़ इजी थ्रू द नेम ऑल्सो दैट, जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं एक पॉलन मदर सेल से, उसको हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो जो माइक्रोस्पोर हमारे बन रहे हैं एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। अब हमने पढ़ा था क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स बनाता है जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो जो यहाँ पे एंथर है हमारा मैच्योर होता है और फिर उसके बाद डिहाइड्रेट कर जाता है, मतलब थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो अलग हो जाते हैं ईच एक दूसरे से और एक पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कर लेते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर का पॉलन मदर सेल से, फिर उसके बाद ये अरेंज रहते हैं क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद ये जो एंथर है वो मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट करता है और अलग हो जाता है, जो कि एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है जो कि रिलीज हो जाते हैं इस तरीके से
इन द फिगर यू कैन सी ऑल इन द सी फिगर, इस तरीके से सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो निकल जाते हैं और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, अपना अपना अलग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। यही जो है एक फर्टिलाइजेशन यूनिट है जो कि क्या करवा रही है, रिप्रोडक्शन करवाती है। बाद में यही फ्यूज करते हैं हमारे फीमेल गैमीट से जाके, जो कि हमारा अंदर ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, और वहाँ पे ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, माय मार्कर इज नॉट वर्किंग, सो वी विल डिस्कस लाइक दिस ओनली। मूविंग अहेड, व्हाट इज पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन क्या है? ये एक मेल गैमीटोफाइट है, मतलब एक मेल गैमीट है। ओके, तो अगर हम इसको टच करें ओपन एंथर को, हिबिस्कस के जैसे हम लोग ने देखा होगा, हिबिस्कस का फ्लावर जो होता है वो रेड कलर का होता है, उस पर एक येलो कलर का पाउडरी सा सब्सटेंस होता है। ओके, उसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि येलो पाउडरी पॉलन ग्रेन जो है हमारी फिंगर पे जो आता है वो पॉलन ग्रेन है। अगर हम उस पर मतलब एक वाटर का ड्रॉप डालें और उसको ग्लास स्लाइड पे रखें तो उस पर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। ओके, दीज आर द फिगर्स स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ ऑफ अ फ्यू पॉलन ग्रेन्स, ये इस तरीके से दिखते हैं। तो ये इसकी अलग अलग लेयर्स कैसे प्रेजेंट है माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो हम इसकी अलग अलग वैरायटी देख के बहुत अमेज होते हैं। मतलब हर एक माइक्रोस्पोर या हर एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, साइज, कलर डिफरेंट होता है। पॉलन ग्रेन जनरली जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। हेयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज यू कैन सी दैट देयर आर द स्ट्रक्चर्स रिटन। यहाँ पे सबसे पहले ये बहुत छोटा होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, तो लगभग 25 to 50 माइक्रोमीटर का होता है ये डायमीटर में। फिर उसके बाद यहाँ पे दो लेयर्स आ जाती हैं, 2 लेयर्ड वॉल है इन द सेकेंड फिगर यू कैन सी। तो ये जो बाहर वाली होती है लेयर, इसको हम बोलते हैं, ये हार्ड होती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्साइन। ये बनी होती है स्पोरोपोलिन से। ओके, रिमेंबर दिस, हमारे पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बाहर वाली जो होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, जो कि हार्ड होती है, जो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से। ओके, जो कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल के नाम से जानी जाती है, रेजिस्टेंट रहती है, मतलब इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल अंदर नहीं आता है, और इट इज़ विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। मतलब ये इसलिए हार्ड होती है ताकि ये बहुत ज़्यादा हमारे जो एसिड्स और बेसिस हैं उनके उसमें स्टैंड कर सके, मतलब ये जो है वो डिसोसिएट ना हो या टूटे ना। ओके, इसलिए ये थोड़ा हार्ड बनाई जाती है, और कोई भी एंजाइम जो है वो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाता है अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है। इसलिए ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है ताकि हमारा पॉलन ग्रेन जो अंदर इसके प्रेजेंट है वो खराब ना हो और ईजिली अपना काम जो कि क्या है फर्टिलाइजेशन का वो परफॉर्म कर सके। ओके, सो पॉलन ग्रेन जो एक्साइन है वो उसका प्रोमिनेंट एपर्चर होता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर एक एपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। मतलब जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसका हमारे बाहर एक्साइन में प्रेजेंट है स्पोरोपोलिन, लेकिन अंदर जो स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का, इन द सेकंड फिगर यू कैन सी दैट यहाँ पे एक जर्म पोर्स होते हैं जो जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं प्रेजेंट होता है। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वेल प्रिजर्व रहते हैं फॉसिल्स की तरह ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। जहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है वहाँ वो जो पार्ट है हमारे पॉलन ग्रेन्स का वो बहुत टाइम तक फॉसिल्स की तरह हम उसे बचा के रख सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन कम दैट which part of the pollen grain helps to secure them like fossils। तो स्पोरोपोलिन हेल्प करता है इसको। ओके, तो जो एक्साइन है वो एग्जिबिट करती है एक फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। तो जो एक्साइन है उसमें बहुत अलग अलग पैटर्न्स और डिज़ाइन होते हैं। जो अब हम इनर वॉल की बात करते हैं, हमने आउटर वॉल के बारे में पढ़ा। अब इनर वॉल जो है जो हमारे पॉलन ग्रेन की उसको हम बोलते हैं इंटाइन। ये थिन होती है, मतलब पतली होती है, और इसमें बहुत सारे ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। ओके, जो हमारी एक्साइन थी वो बनी थी स्पोरोपोलिन की, और जो हमारी इंटाइन है वो प्रेजेंट बनी है हमारी सेलुलोज और पैक्टिन की। अब जो साइटोप्लाज्म है हमारा पॉलन ग्रेन का, इन द थर्ड फिगर यू कैन सी, ये जो साइटोप्लाज्म है हमारा पॉलन ग्रेन का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। और जो पॉलन ग्रेन है ये मैच्योर होता है तो ये 2 सेल बना लेता है। इन द लास्ट फिगर यू कैन सी, यहाँ पे जो बड़ा वाला सेल है ऊपर की ओर वो वेजिटेटिव सेल है, और जो नीचे छोटा सा सेल दिया हुआ है ये जनरेटिव सेल है। ओके, जब ये मैच्योर हो जाता है, पहले क्या था, सिंगल सेल था, इसमें केवल साइटोप्लाज्म था। फिर उसके बाद ये डिवाइड होता है वैक्यूल्स और न्यूक्लियस, इसमें अंदर डिवाइड होते हैं, जर्म पोर्स आ जाते हैं। फिर एक्साइन और इंटाइन इसमें हमें दिखने लगती है। एक्साइन जो कि हमारी बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जो कि बाहर की बनी हार्ड होती है, और ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को रेजिस्टेंट बना के रखती है, और ये फॉसिल्स के तरह बनाती है हमारे पॉलन ग्रेन को कि ये बहुत टाइम तक प्रिजर्व रह सके। और हमारी जो इनर लेयर है इसको हम इंटाइन बोलते हैं, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। फिर थोड़े टाइम बाद जब हमारा पॉलन ग्रेन और डेवलप होता है, मैच्योर होता है, तो इसमें 2 सेल्स आ जाते हैं, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ओके, तो जो वेजिटेटिव सेल है हमारा, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बिगर होता है, इसके अंदर बहुत इसलिए बिगर होता है क्योंकि यहाँ पे फूड रिजर्व रहता है, बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, और ये इरेगुलरली शेप्ड इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो न्यूक्लियस है बहुत ही इरेगुलर शेप का है ये,
और ये बड़ा होता है वेजिटेटिव सेल। ओके, तो जो जनरेटिव सेल है ये स्मॉल होता है और साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है, मतलब वहीं पे तैरता रहता है साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर स्पिंडल शेप का डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे अगर हम देखें जनरेटिव सेल में तो एक स्पिंडल शेप का ये होता है, मतलब पिन पॉइंटेड सा, देखिए अगर हम स्ट्रक्चर देखें, और साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है। तो जो ओवर 60% जो एंजियोस्पर्म है उनका जो पोलन ग्रेन्स है आर शेड एट दिस सेकेंड सेल स्टेज। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स सेकेंड सेल स्टेज पे हमारे क्या करते हैं, शेड होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। जो रिमेनिंग स्पीशीज़ हैं जनरेटिव सेल उसमें डिवाइड करता है, जो नीचे वाला हमारा सेल है बचे हुए जो रह जाते हैं तो उसमें जनरेटिव सेल डिवाइड कर देता है माइटोटिकली, और 2 मेल गैमीटोफाइट या गैमीट्स बना लेता है पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले, जो कि 3 सेल का स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, मतलब मेजरली केसेस में क्या होता है, ये जो सेकेंड सेल यहाँ पे 2 सेल बने हैं ना, वेजिटेटिव और जनरेटिव, यहीं पे ये जो है वो क्या करता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है ये एक और न्यूक्लियस के साथ मियोटिकली जो है हमारा डिवाइड होता है, माइटोटिकली सॉरी डिवाइड होता है और 3 सेल का स्ट्रक्चर बना लेता है और उसके बाद शेड होता है, वरना ये मोस्टली 2 सेल के स्टेजेस में ही शेड हो जाता है। अब पोलन ग्रेन्स जो हैं स्पीशीज़ के वो सीवियर एलर्जीज़ भी कॉज करते हैं। जैसे अगर हम लोग दूसरे नए शहर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सांस लेने में या बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, किसी को एलर्जीज़ हो जाती हैं या ब्रोंकियल एफ्लेक्शंस हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एलर्जीज़ हो जाती हैं कुछ लोगों को पोलन ग्रेन्स की वजह से, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। तो ये जो मेंशन किया गया कि पार्थीनियम या कैरेट ग्रास जो होती है इंडिया में, ये कंटामिनेंट होती है जहाँ पे इंपोर्टेड वीट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और इसी की वजह से पोलन एलर्जी हो जाती है। किसकी वजह से होती है, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास की वजह से। ओके, तो ये कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। तो इसको याद रखिएगा, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हमारे सीवियर एलर्जीज भी कॉज करते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स जो होते हैं रिच होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट में, इनके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है क्योंकि इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है, 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड करते हैं, फिर ये हमारा फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो ये एक फैशन है रिसेंट ईयर्स में टू यूज़ पोलन टैबलेट्स। कुछ लोग अब इसको पोलन टैबलेट्स की तरह यूज़ करते हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह। ओके, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो बहुत सारे नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और सिरप्स दिए जाते हैं, मार्केट में प्रेजेंट हैं। तो पोलन कंजम्पशन जो है वो क्लेम कर दिया गया है ताकि इसकी जो एथलीट्स की परफॉर्मेंस, रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस, क्योंकि इनके अंदर फूड रिजर्व है, तो ये क्या करते हैं, जैसे एथलीट जो है उनको अगर हम पोलन टैबलेट्स दे देंगे तो उनके अंदर एनर्जी आएगी, तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इसको यूज़ किया जाता है हॉर्सेस के अंदर, क्योंकि अब इनके सिरप्स या फिर टैबलेट्स भी फॉर्म होने लगे हैं। ओके, तो जब वंस दे आर शेड, pollen grains have to land on the stigma before the loose viability if they have to bring about fertilization। अच्छा, इनका कुछ टाइम पीरियड होता है, तो pollen grain अगर एक बार शेड हो चुका है तो उनको लैंड करना ही पड़ेगा स्टिग्मा के ऊपर जाके, उससे पहले कि वो अपना एक मेन फंक्शन खो दें या विएबिलिटी को लूज़ कर दें और फर्टिलाइजेशन ना कर पाएँ। तो जो पीरियड है एक पोलन का कि वो विएबल रह पाए एक टाइम तक, हाईली वेरिएबल, तो वो कुछ डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस हो गया, हमारे वीट हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, वो विएबिलिटी 30 मिनट के अंदर लूज़ कर देता है, मतलब उसको 30 मिनट में के अंदर हमारे पोलन ग्रेन को शेड करके और फर्टिलाइजेशन करवाना ही पड़ता है। और कुछ मेंबर्स जो होते हैं जैसे हमारा रोजेसी के, लेग्यूमिनोसी के और सोलेनेसी के, ये मेंटेन रहते हैं फॉर मंथ्स तक, इनके अंदर विएबिलिटी बनी रहती है। तो यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सेमेन, जैसे हम लोग सेमेन को स्टोर करते हैं ताकि हम आगे जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकें, तो उसी तरीके से हम पोलन ग्रेन्स को भी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ के स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, वो भी -196 टेम्परेचर पे, ताकि हम आगे जाके इनका फर्टिलाइजेशन करा सकें। हम पोलन बैंक्स बना के रखते हैं, उनके अंदर हम पोलन को सिक्योर कर लेते हैं, जो कि सीड बैंक्स और क्रॉप ब्रीडिंग मेथड्स प्रोग्राम्स के इक्वल होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम वाला पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस की तरफ। ओके, लास्ट पेजेस and now the next topic is the pistil, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कहते हैं, या फिर इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम गाइनेशियम भी कहते हैं। गाइनेशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको हम गाइनेशियम भी कहते हैं। इसमें एक सिंगल पिस्टल होता है। पिस्टल मतलब क्या होता है, पिस्टल या कार्पल जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर तीनों ऑर्गन्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी सिचुएटेड होते हैं।
ओके, तो इसको हम, इसमें एक पिस्टल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम मोनोकार्पलरी कहते हैं। मोनो मतलब एक, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, और कभी कभी एक से ज़्यादा पिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। तो वो जगह जहाँ पे मोर देन वन पिस्टल हो, तो जो सारे पिस्टल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड रहते हैं, मतलब आपस में एक तरीके से फ्यूज रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी। ओके, जब एक कार्पल प्रेजेंट है तो हमारा मोनोकार्पलरी हो गया, और जब एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो मल्टी कार्पलरी हो गया, और जब बहुत सारे पिस्टल्स हमारे आपस में फ्यूज रहते हैं साथ में, तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। ओके, या अगर फ्री रहता है, फ्यूज नहीं है वो, तो उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। और सारे पिस्टल जो है इनके तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि हमने देखा, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे आके हमारे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, स्टाइल जहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और ओवरी जहाँ पे मेन हमारा फर्टिलाइजेशन का इवेंट यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अकर करता है। तो स्टिग्मा क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है, लंबा सा पार्ट होता है ये स्टिग्मा के जस्ट नीचे। फिर आता है नीचे ओवरी, जो एक बेसल, मतलब बेस पे एक बल्ज, थोड़ा सा स्वेलअप पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द पिस्टल, एंड उसके ओवरी के अंदर हमारी ओवरियन कैविटी होती है, और जो प्लेसेंटा है वो ओवरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ें प्लेसेंटेशन की, जो कि हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, तो उसमें ये बताया, उसमें काफ़ी चीज़ें ये बताई गई थी कि जो अरेंजमेंट है फ्लावर का, उसको इस तरीके से बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें इन द फिगर ए, तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये स्टिग्मा है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करेंगे। ये जो सिलेंड्रिकल सा पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो ओवरी है स्वेलन बल्ज पार्ट है। ओके, इसको अगर ध्यान से देखें, ये बहुत सारे कार्पल्स, देखिए इन सी फिगर बहुत सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज हैं, तो ये क्या हो गया, बहुत सारे फ्यूज्ड कार्पल्स को हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस, और जो फ्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। ओके, और ये जो है एक टिपिकल, लास्ट अगर फिगर में देखें तो एक डायग्रामेटिक व्यू है टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो इसमें जो ओपनिंग होती है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को चेलेजल पोर बोलते हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है उसको हिलम बोलते हैं, और एक ऊपर जो जहाँ से ये अटैचमेंट अकर करता है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। फिर एक माइक्रोपाइलर पोल आता है, जो बाहर वाला इसका लेयर है उसको बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। फिर एक सबसे मिडल पार्ट होता है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं, और फिर उसके वो एम्ब्रियो सैक उसके पास प्रेजेंट होता है। ओके, तो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के पास से ही एक मेगास्पोरेंजिया होता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ओव्यूल्स एक ओवरी में 1 हो सकता है टू मैनी, मतलब एक से लेकर बहुत सारे हो सकता है। अगर एक प्रेजेंट है ओव्यूल तो हमारा कौन से प्लांट्स में होगा, वीट, पैडी, मैंगो, ये सब। और अगर मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट है तो हमारा हो गया पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स एक्सेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम की, यानी कि ओव्यूल की। तो हम खुद से फेमिलियर हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल से। तो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे प्लेसेंटा से जुड़ा होता है बाय मीन्स ऑफ स्टॉक, मतलब ये अगर हम देखें डी फिगर में, तो एक मीन्स ऑफ स्टॉक से जुड़ा है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ओके, ये यहाँ पे जो ओपनिंग है इसकी उससे ऊपर, उसको बोल रहे हैं हम फ्यूनिकल। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे नीचे माइक्रोपाइलर एंड। ओके, या माइक्रोपाइलर पोल या हाइलम एक पार्ट होता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो जहाँ पे हमारा फ्यूनिकल फ्यूज कर रहा है, सेकेंड पोर्शन में देखिए फ्यूनिकल हाइलम से फ्यूज करता है। ओके, फिर हाइलम के बाद जो हाइलम है वो एक जंक्शन बना के रखता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, और हमारा हर एक ओव्यूल जो है उस पे 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं हम इंट्यूगेमेंट्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो बाहर वाला जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम बोलते हैं आउटर इंट्यूगेमेंट, अंदर वाले इंट्यूगेमेंट को बोलते हैं इनर इंट्यूगेमेंट। ओके, तो इंट्यूगेमेंट्स इंसर्कल, ये न्यूसेलस को इंसर्कल करके रखते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन क्रिएट करके रखते हैं टिप पे, और टिप पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट जो है वो एक चैलिजल एंड होता है। अगर हम देखें नीचे साइड में यहाँ पे एक चैलिजल पोर है, तो ऊपर हमारा होता है माइक्रोपाइलर एंड और नीचे होता है चैलिजल पोर, जो कि बेस ऑफ द बेसल पार्ट जो है ओव्यूल का वो दिखाता है। और इन सब के इंट्यूगेमेंट्स के अंदर एक मास ऑफ सेल्स होता है, बहुत सारा मास ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो लाइट ग्रीनिश पोर्शन में दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। ओके, तो जो सेल्स हैं न्यूसेलस के, उसमें बहुत सारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है, मतलब इसीलिए इसको न्यूसेलस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। ये जो न्यूसेलस है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। एक जो ओव्यूल है उसके पास जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, जो कि कहाँ से बनता है, मेगास्पोर से। हमने पिछले में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। वहाँ पे क्या था, जो फॉर्मेशन हो रहा था माइक्रोस्पोर्स का, तो उसको हम बोलते थे
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मेशन है मेगास्पोर्स का फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम एमएमसी भी बोलते हैं। तो क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर का फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में इनटू द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन अगर हम देखें ऊपर वाला इसका, तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो अगर हम इसके बारे में पढ़ें, ये देखिए ये पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू दिया हुआ है। यस, ये सबसे पहला फिगर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है, नीचे हमारा क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल बना हुआ है और अंदर इसके न्यूसेलस है। सेकेंड फिगर में अगर हम देखें तो माइक्रोपाइलर एंड वही है, न्यूसेलस वही है। अब इसने क्या किया, एक सेल जो है वो फर्दर दो सेल्स में डिवाइड हो गया और इसने बना लिया हमारा मेगास्पोर डाइड। डाइड मतलब दो सेल्स इसको बोलते हैं। ओके, अब क्या हुआ, ये दो सेल एक से दो बन गए, मतलब अब दो से ये चार सेल्स बनाएगा। वही चीज़ ऊपर माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट है थर्ड फिगर में। और फिर उसके बाद इसने डाइड के बाद टेट्राड बना लिया। टेट्राड मतलब चार सेल, मतलब पहले एक सेल था, एक ने फिर दो डिवाइड किए, दो से फिर ये चार सेल यानी कि टेट्राड में डिवाइड हो गया। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें नीचे साइड वाले फिगर्स में, ये यहाँ पे फर्दर ये चार जो सेल्स थे वो इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, दो से चार, चार से फिर ये आठ। ये थर्ड वाले फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिए 8 सेल्स दिए हुए हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब ये कैसे अरेंज होते हैं, तो सेकंड लास्ट फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, 3 सेल्स जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं, 3 सेल्स एंटीपोडल्स के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं और 2 जो हैं वो मिड में आ जाते हैं। ओके, जो ऊपर जाते हैं टॉप पे उसको बोलते हैं हम सिनर्जिड्स, और जो नीचे रह जाते हैं उसको बोलते हैं हम एंटीपोडल्स, और जो बीच में आ जाते हैं वो सेंट्रल सेल या 2 पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये 8 सेल्स हमारे जो है वो, ये 8 न्यूक्लियस अगर हमारे जो हैं वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। ओके, ओके, अब लास्ट अगर सी फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये चेलेजल एंड है। अब ये जो ओव्यूल है, ये जो इससे पहले वाली फिगर में था, ये हमारा इन्वर्ट हो गया है। अब एंटीपोडल्स हमारे ऊपर पहुंच गए हैं और सिनर्जिड्स हमारे नीचे आ गए हैं। ओके, तो चेलेजल एंड पे ये चीज़ याद रखिएगा, चेलेजल एंड पे हमेशा एंटीपोडल्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट है और माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे सिनर्जिड्स प्रेजेंट है 3। ओके, सिनर्जिड्स के नीचे देखिए एक हैंड लाइक फिलीफॉर्म अपेरेचर प्रेजेंट है। इसका मेन काम क्या होता है, ये होल्ड करके रखता है पॉलन ट्यूब को, अंदर से ले जाने में हेल्प करता है ताकि ये फ्यूजन करा सके पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल से। तो यहाँ पे बीच में हमारे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक पोलर न्यूक्लियाई है और एक सेंट्रल सेल है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इट इज़ द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसका बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। फिर एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोटिक डिवीजन होता है और फिर 4 मेगास्पोर बनते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा था, इन 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। पहले एक था मेगास्पोर मदर सेल, उसने डाइड बनाया, मतलब 2 सेल्स बनाए। फिर डाइड ने क्या किया, फर्दर डिवीजन किया मियोटिक, और क्या बन गया, फर्दर मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बन गया, टेट्राड बन गया। ओके, अब उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट में देखिए, इन द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। इसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है और बाकी के 3 जो है वो डीजनरेट कर जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये सेकंड लास्ट फिगर में, तो यहाँ पे बाकी जो 3 है वो नीचे वाले जनरेट कर जाएंगे। ओके, डीजनरेट कर जाएंगे। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट हमारा बना लेगा। ये जो मेथड है जिसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है एक सिंगल मेगास्पोर से, इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है एक सिंगल मेगास्पोर से। ओके, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसको कहते हैं, वो मेथड जहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है एक सिंगल मेगास्पोर से, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोर, मोनो मतलब एक, स्पोरिक मतलब स्पोर, मेगास्पोर। ओके, तो एक सिंगल हमारा जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है एक सिंगल मेगास्पोर से, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब उसी जो हमने डायग्राम पढ़ा था उसी को इन्होंने वर्डिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। अब एक बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। तो जो फॉर्मेशन है एम्ब्रियो सैक का, उसमें और डिटेल में देखते हैं। जो न्यूसेलस है वो फंक्शनल मेगास्पोर में डिवाइड होता है माइटोटिकली, फिर वो 2 न्यूक्लियस बनाता है ऑपोजिट पोल्स पे, जिसको 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। फिर 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है और वो क्या फॉर्म कर लेता है, 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस फॉर्म कर लेता है, जैसे हम लोग ने ऊपर पढ़ा था। तो इट इज़ ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट ये जो माइटोटिक डिवीजन्स हैं ये सारे स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, मतलब कितना भी न्यूक्लियस फॉर्म कर सकते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ओके, सेल वॉल का फॉर्मेशन जब तक ये 8 न्यूक्लिएट होता है तब तक कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज हमारी आ जाती है उसके बाद सेल वॉल वहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखा था। इसमें क्या है, हमारा ऊपर 3 सेल हैं, यहाँ पे देखिए जब तक 8 न्यूक्लिएट बन के रहा था ये, तब तक यहाँ पे कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये 8 के बाद फर्दर डिवीजन इसका हुआ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे चले गए, अपनी अपनी सेल वॉल्स क्रिएट कर ली,
गई और 2 बीच में आ गए। ओके, इसी चीज़ को ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, सेल वॉल्स के डेवलपमेंट के बाद एक फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन थी सेल्स की एम्ब्रियोसैक के अंदर, तो वो हमने ऑब्जर्व की यहाँ पे। तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय, 6 में से लगभग जो है, मतलब 8 में से लगभग 6 सेल्स जो हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, बाकी जो 2 बीच में हमारे सेंटर सेल्स थे उनमें हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। स्टूडेंट्स जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स विच आई एम टेलिंग, बाकी आप इजीली समझ सकते हैं कि ये पूरा फिगर में है क्या। ओके, तो जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई हैं उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल, जो कि हमारे बीच में प्रेजेंट है। ये हमारे सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई हैं, बाकी सारे जो हैं वो सेल वॉल के अंदर बंद हो गए हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई कॉल सिचुएटेड एग apparatus इन अ लार्ज सेंट्रल सेल। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स का एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसी को बोलते हैं। 3 सेल्स जो हैं उनको ग्रुप करके माइक्रोपाइलर एंड पे ले जाते हैं जो एग apparatus में रहते हैं, और 2 जो हैं वो सिनर्जिड्स हो जाते हैं एक साइड। जो सिनर्जिड्स हैं उसमें स्पेशल थिकनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइलर टिप पे, जिसको हम लोग फिलिफॉर्म apparatus बोलते हैं, जो हम लोग ने पढ़ाई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए। मैंने बताया था कि जो पोलन ट्यूब्स जो अंदर जाएगी फ्यूजन के लिए, पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब बनाते हैं, तो उसका एक गाइड करते हैं सिनर्जिड्स, और फिलिफॉर्म apparatus उसको अंदर होल्ड करके ले जाते हैं ताकि ईजी फर्टिलाइजेशन अंदर हो सके। ओके, ये जो 3 सेल्स हैं जो कि चेलेजल एंड पे हैं, इनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। मैंने बोला था कि चेलेजल एंड पे हमेशा एंटीपोडल्स होते हैं, तो ये चीज़ आप रिमेंबर करिएगा। तो जो लार्ज सेंट्रल सेल है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक अब बन जाता है जहाँ पे 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड का स्ट्रक्चर है। ओके, 8 न्यूक्लियस कैसे, ये भी देख लीजिए। देखिए 8 न्यूक्लियस कैसे, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, ये कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल्स कितने हैं, सेल्स केवल हमारे पास 7 है। ओके, कैसे 7 है, एक हमारा हो गया 3 ऊपर, ये तो 3 अलग अलग डिवाइड है, 3 नीचे हो गए, और हमारा एक जो है सेंट्रल सेल है। तो ये सारे कैसे हो गए, हमारे सेंट्रल सेल्स हो गए। ओके, तो ये हमारे 7 सेल स्ट्रक्चर इसलिए होता है।